एक मॉडल है विच कंक्लूड द मेटल लीगेंड बॉन्ड, मतलब जो मेटल के मेटल और बॉन्ड जो लीगेंड है उसके बीच में बॉन्ड के बारे में बताती है। और वो बताती है कि ये कितना आयनिक है, तो इस पे कितना चार्ज डेवलप होगा, और आयनिक उसके बारे में हम लोग को पता चलता है। एक चलो, यहाँ पर जो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी है वो हमें बताती है डिफरेंट सब्सटेंस के बारे में, कि किस तरह से इसकी एक एलिमेंट का जो नेचर होता है वो किस किस तरह से वेरिएबल कर सकता है किसी एक कंपाउंड का, उसके आयनिक और उसके बारे में। ठीक है। जैसे सपोज करो अगर हम बात करें, यहाँ पर एक्सप्लेन किया गया है कि अमोनिया और वाटर दोनों ही एक कॉम्प्लेक्स है, यानी प्रेजेंट है। हाउ, ठीक है। तो अब इनका जो डाइपोल मूवमेंट है वो अपोजिट डाइपोल मूवमेंट होता है। ठीक है, अमोनिया का जो डाइपोल मूवमेंट होता है, अगर हम बात करें वाटर के डाइपोल मूवमेंट से, तो वाटर का जो डाइपोल मूवमेंट होता है वो होता है इस तरफ, ये इलेक्ट्रोनेगेटिव, ये पॉजिटिव, ऊपर की तरफ इसका डाइपोल मोमेंट आता है। ठीक है। जबकि जबकि अमोनिया का जो डाइपोल मोमेंट आता है वो नीचे की तरफ NH3, NH3 यहाँ पर ये, और जिसकी वजह से दोनों के बीच में डिफरेंस हमें देखने को मिलता है। तो यहाँ पर हमारे पास जो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के बारे में हमें एक्स्ट्रा जो हमारे पास क्रिस्टल फील्ड थ्योरी है, वो जो ऑक्टाइडल एंटिटीज होती है, इसमें 6 लिगेंड्स होते हैं, उनके बारे में, उनको भरने के बारे में बात करते हैं। तो हमारे पास जो डी में ऑर्बिटल होते हैं, जो 5 ऑर्बिटल होते हैं, कौन कौन होते हैं? DX, DZ, और फिर DXY and Z। ठीक है, ये मतलब कि 2 ऑर्बिटल कौन होते हैं? DX² - Y², एक होता है DZ²। और दोनों का जो एक्सेस है, द ऑर्बिटल्स पॉइंट टुवर्ड द एक्स एंड along the direction of the ligands will experience more repulsion and will raise to the energy। और इनकी जो एनर्जीज होती है, मतलब डिफरेंट एनर्जी लेवल, अगर मैं क्वेश्चन पे डायरेक्टली चलूँ, तो जैसे हमारे पास ये डी ऑर्बिटल है, इसमें हमारे पास 5 है। ठीक है। तो इसमें जो DX, DY और DZ है, वो तो नीचे 2G ऑर्बिटल्स होते हैं, जिनमें नीचे पहले इलेक्ट्रॉन फिर होते हैं। उसके बाद इनके जो हमारे पास है DX² और Z², ये हमारे पास दूसरे ऑर्बिटल है। ठीक है, जिसको हम लोग EG ऑर्बिटल में बोलते हैं। ठीक है, तो हमारे पास ऊपर जो होते हैं वो EG ऑर्बिटल्स होते हैं, नीचे T2G ऑर्बिटल्स होते हैं। तो डी ऑर्बिटल्स में जब एनर्जी, मतलब जब एक्साइटेड लेवल पर, मतलब जब एक्साइटेड मतलब इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग होती है, तो एलिमेंट जो है वो अपनी ग्राउंड एनर्जी से एक्साइटेड लेवल पर चला जाता है। उसके बाद यहाँ पर जाने के बाद एक्साइटेड लेवल पर चला गया। अब वो 3 तो अलग कॉलम्स में भरेगा, यानी 3 कॉलम्स पहले नीचे जो 3 डी के होते हैं, और उसके बाद 2 DX² - Y² और DZ², ये दोनों ऑर्बिटल DX² - Y² कॉमा DZ² होते हैं। समझ आया? ये और समझोगे। उसके बाद अगर हम बात करें कि किस तरह से इनकी शिफ्टिंग होती है। ठीक है, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी जो है, और टेट्राहेड्रल शेप में यानी ऑक्टाहेड्रल शेप में तो कुछ इस तरह से होती है, जैसे मैंने दिखाया था कि ऑक्टाहेड्रल शेप में जो एंटिटीज होती हैं उसमें आ, कैसे कैसे भरे जाते हैं, इस तरह से DX, पहले DX, DY, DZ, यानी पहले भरा जाएगा और फिर बाद के 2 में जाएगा। ठीक है, जैसे MOT मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में तुमने पढ़ा था, वैसे ही कुछ क्रिस्टल फील्ड थ्योरी होती है। तो ऑक्टाइडल शेप के लिए तो ये वाली वो है। ठीक है, ये वाली है। और यहाँ पर खुद देखो कि ये वाली एनर्जी जो है वो कम है नीचे, और ऊपर एनर्जी जो है वो ज्यादा है। तो अगर मैं टोटल 5 एनर्जी मान लूँ, 5, तो 2/5 नीचे, 3/5 ऊपर। ठीक है, एनर्जी का रेशियो होता है, नहीं चेंज इन एनर्जी हमें देखने को मिलती है। अब कौन कौन से लिगेंड्स जो है अगर हम बात करें, इन जनरल लिगेंड्स आर अरेंज्ड इन सीरीज ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग ऑफ देयर फील्ड स्ट्रेंथ, एज शोन। हमारे पास ये सबसे ज्यादा, सबसे पहले
आयोडीन, क्लोरीन, फिनाइल क्लोराइड, क्लोराइड। सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ की बात करें तो ये हमारे पास वीक लिगेंड्स है, क्लोरीन। उसके बाद ये थोड़े से मॉडरेट में आ जाते हैं, और उसके बाद स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स में ये आने शुरू होते हैं। ठीक है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स में आते हैं। तो ये इनकी भरने की वो है ना, सबसे ज्यादा पावरफुल तो सीओ है, फिर उसके बाद सी एन है, फिर ई एन है, फिर NH3 है, फिर ईडीटी है, उसके बाद NCN वाटर। ये हमारे पास जो है किस तरह से भरे जाएंगे, इनको किस तरह से फिल करेंगे, प्रेफरेंस के हिसाब से फिल किया जाता है। जिसकी प्रेफरेंस पहले होगी उसको पहली जगह मिलेगी, जिसकी प्रेफरेंस बाद में होगी उसको बाद में मिलेगी। ठीक है, सच सीरीज इज टर्म्ड एज स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, इसको हम लोग स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बोलते हैं। उसके बाद अगर हम आगे बात करें तो आ, यहाँ पर इसके पॉइंट्स को कि जो एनर्जी चेंज है, यानी अगर हम बात करें डेल्टा यानी चेंज इन एनर्जी इज स्मॉलर देन पी, द फोर्थ इलेक्ट्रॉन विल एंटर इनटू द ईजी ऑर्बिटल। यानी जो एनर्जी चेंज है जब हम लोग इसको फिल करेंगे, 1 2 3, और अभी हम लोग पढ़ेंगे इसमें कि अगर पेयरिंग एनर्जी जो है, पेयरिंग पेयरिंग एक जगह तो आता है पेयरिंग और एक आता है, तो अगर पेयरिंग एनर्जी जो है यानी ऊपर पेयर नहीं बन पा, पेयरिंग एनर्जी जो है वो ज्यादा है, ज्यादा है एज कंपेरिजन टू द सेपरेशन एनर्जी, तो उस कंडीशन या स्प्लिटिंग एनर्जी भी हम लोग उसको बोलते हैं स्प्लिटिंग। स्प्लिटिंग एनर्जी का मतलब होता है कि वो ये चाहेगा कि सेपरेट सेपरेट, और पेयरिंग एनर्जी का मतलब चाहेगा कि पेयर होकर रहे। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल एक बंदा है जिसके पास जो 10,000 रुपये महीना कमाता है, और तो उसका जो है खर्चे और भी हैं, उसको 5,000 रुपये रूम का रेंट मिला। तो वो क्या चाहेगा कि 10 के 10,000 रुपये मतलब नहीं चाहेगा है ना कि वो अगर उसको 5,000 रुपये रूम रेंट में ही देना पड़ेगा तो उसके पास 5 ही हजार बचेंगे, तो फिर वो क्या करेगा? तो उसके लिए डिफिकल्ट होगा, तो वो क्या करेगा कि वो चाहेगा कि एक रूममेट मिल जाए, और रूममेट मिल जाए तो उसके साथ मैं थोड़ा सा आधा रूम वो रेंट वो पे कर देगा, आधा रेंट मैं पे कर दूंगा। तो कई बार पेयरिंग एनर्जी जो होती है वो पेयरिंग करने में ज्यादा फायदा होता है एज कंपेरिजन टू स्प्लिट रेवेन्यू। कोई अगर 60 70 हजार महीना कमा रहा है तो क्या करेगा भाई, मैं तो अकेला रहूंगा, 5,000 महीना मैं ही पे कर दूंगा, कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं क्यों रहूँ। तो वहां पर वो स्प्लिट में रहना चाहिए, नहीं अकेला रहना चाहिए। तो अगर पेयरिंग एनर्जी ज्यादा है, यानी पहले तो 3 इसमें आ गए, 1 2 3 नीचे वाले में आ गए, अब चौथा इलेक्ट्रॉन अगर पेयरिंग एनर्जी ज्यादा है तो इसमें ही आ जाएगा, और अगर पेयरिंग एनर्जी स्प्लिटिंग एनर्जी से कम है तो फिर चौथा वाला इलेक्ट्रॉन आगे के ऊपर वाले उसमें चला जाएगा। ठीक है, तो यहीं पर है, इफ द पेयरिंग एनर्जी ऑफ द फोर्थ इलेक्ट्रॉन्स, मतलब पेयरिंग एनर्जी ज्यादा है स्प्लिटिंग एनर्जी, तो फोर्थ इलेक्ट्रॉन जो है नीचे वाले ईजी ऑर्बिटल में आ जाएगा। समझ आया? समझ आया? यस सर। The fourth enters to the EG orbitals, EG and giving a electronic configuration 3 अच्छा नहीं, अगर पेयरिंग एनर्जी EG तो ऊपर वाला होता है, ये होता है T2, ये है EG T2, और ये हमारे पास है EG। तो अगर अगर पेयरिंग एनर्जी ज्यादा है स्प्लिटिंग एनर्जी से, तो मैग्नीट्यूड ऑफ द क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, तो स्प्लिटिंग एनर्जी कम है, पेयरिंग एनर्जी ज्यादा है, तो पेयरिंग नहीं होना चाहेगा, तो इलेक्ट्रॉन जो है वो अपना लेवल छोड़ करके ऊपर वाले में चला जाएगा। अभी मैं और एक्सप्लेन करूंगा इसको 1 मिनट। उसके बाद है नेक्स्ट है, अगर अगर ये अपोजिट है, ये वाली एनर्जी ज्यादा है और पेयरिंग एनर्जी यानी पी कम है, तो इट विल बिकम एनर्जेटिक फेवरेबल टू द फोर्थ इलेक्ट्रॉन विल एंटर इनटू टू। तो इस वाले केस में चौथा इलेक्ट्रॉन इस वाले में आ जाए। एक बारी ना तुम ये दोनों पॉइंट्स को लिखो, फिर मैं तुम्हें समझा, ये फोर्थ इलेक्ट्रॉन, ये 3 भरने के बाद इसमें जो ऑक्टाइडल शेप होती है, तो ऑक्टाइडल के जो डी के 5 5 होते हैं, डी के में 5, पहले समझ लो, रुको 1 मिनट, 1 2 3 4 और एक 5, या मैं इसको यहाँ पर समझा देता हूँ। कि अगर हमारे पास डी में 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 1 2 3 4 5, जब इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड लेवल पर होते हैं तो ये तो अभी ग्राउंड एनर्जी ग्राउंड पर है। अब ये ऐसे गया यहाँ पर, ये पांचों के पांचों ऑर्बिटल यहाँ पर आ गए, पांचों ऑर्बिटल यहाँ पर आ गए, पांचों की एनर्जी। अब यहाँ पर ऑक्टाइडल शेप के लिए ये
जो डी एक्स डी वाई डी जेड है वो ग्राउंड स्टेट पे रहते हैं, यानी कम एनर्जी पे रहते हैं, डी एक्स डी वाई एंड डी जेड। और इससे ऊपर रहते हैं कौन से, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर। तो अगर हमने 3 इलेक्ट्रॉन पहले कर लिया, तो 3 तो यहाँ पर आ गए, 1 2 3, 3 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ गए। उसके बाद चौथा इलेक्ट्रॉन जो है वो डिपेंड करता है कि वो यहाँ पर आएगा कि यहाँ पर। अगर अगर हमारे पास P is greater than splitting energy, ये हमारे पास है, which of the possibility depends on the relative magnitude of the crystal field splitting this energy and the energy and the pairing energy P represented by P। तब splitting energy जो है वो इससे रिप्रेजेंट करता है, pairing energy जो है वो इससे रिप्रेजेंट करता है, represent the required electron filling in the single orbital। if अगर splitting energy कम है, स्प्लिट करने वाली एनर्जी कम है, ठीक है, और पेयरिंग एनर्जी ज्यादा है, द फोर्थ इलेक्ट्रॉन विल एंटर इनटू द ईजी ऑर्बिटल, ईजी यानी ऊपर वाले ऑर्बिटल में चला जाएगा, एंड ऑर्बिटल गिविंग द कॉन्फ़िगरेशन T2G में 3 चले गए और साथ में G1 में एक एक चला गया, ठीक है, यानी ऊपर वाले में एक चला गया। और लीगेंड्स, इस लीगेंड के लिए जो होगा हम बोलेंगे कि स्प्लिटिंग यानी ये वाली एनर्जी कम है और ये वाली एनर्जी, इसको हम लोग बोलते हैं वीक लिगेंड्स, यानी वीक फील्ड लिगेंड्स एंड फॉर्म्स हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। इस तरह के कॉम्प्लेक्स होते हैं वो हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स होते हैं। पहले लिखो इसे फिर समझाता हूँ, और जब क्वेश्चंस आएंगे ना इस पर तो और अच्छे समझ में आएगा, पहले समझ लो। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट में लिखो, ये ऑक्टाहाइड्रल शेप के लिए है, ऑक्टाहाइड्रल शेप, ऑक्टाहाइड्रल शेप के लिए। सर स्क्रीन शेयर कीजिए। स्क्रीन ही शेयर हुई है सर, तो मैं इतनी देर से समझा रहा था तो फिर तुम क्या ही समझ। हाँ जी, देखिए। हाँ, दोनों पॉइंट लिख लिए। कैलकुलेशन शो दैट D4 यानी 3 भरने के बाद और D7 एंटिटीज आर मोर स्टेबल, ठीक है। तो यहाँ पर हमें दिखता है कि D4 जिसमें 4 इलेक्ट्रॉन और साथ में D7 की एंटिटीज होती है वो ज्यादा स्टेबल होती है, और वो फॉर स्ट्रॉन्ग फील्ड एज कंपेयर टू वीक फील्ड केसेस। अभी हम लोग इसको समझेंगे। अच्छा, तुमने ये लिख ली थी कि बना दो जरा ये स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, इसको पहले लिखो, मुझे समझ में आएगा अच्छे से। स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड्स,
Yes. Answer. हाँ, Yes. अब अगर टेट्राहेड्रल शेप होती है, टेट्राहेड्रल शेप, तो उसके अंदर इस तरह से फिलिंग होती है, ठीक है। इसमें से नीचे तो होते हैं डी एक्स स्क्वायर डी वाई स्क्वायर, इनकी एनर्जी कम होती है, और ऊपर वाले ज्यादा होती है। तो टेट्राहेड्रल शेप में जो एंटिटीज होती है इन्वर्टेड होती है, सिमिलर एज कंपेरिजन टू ऑक्टाहेड्रल शेप, यानी ऑक्टाहेड्रल शेप में जैसे होती है उसके अपोजिट उल्टी होती है। फॉर सम मेटल्स एंड फॉर सेम मेटल, सेम ligand and metal ligand distance, it can be easily shown, ठीक है। कॉन्सिक्वेंटली हम लोग कह सकते हैं यहाँ पर कि जो ऑर्बिटल स्प्लिटिंग एनर्जी आर नॉट सफिशिएंट, यानी जो ऑर्बिटल की जो स्प्लिटिंग एनर्जी है वो सफिशिएंट नहीं होती है फॉर फोर्सिंग पेयरिंग के, पेयरिंग करने के लिए, एंड देयरफॉर लो स्पिन कॉन्फ़िगरेशंस आर रेयरली ऑब्जर्व। इसमें कुछ इस तरह से आपको देखने को मिलती है, ठीक है। तो डी में पहले किस में जाता है इलेक्ट्रॉन, मतलब टेट्राहेड्रल वाले इसमें पहले इसमें जाता है डी एक्स स्क्वायर जेड स्क्वायर में, और फिर ऊपर वाले तीन में जाता है, उसमें उल्टा होता है। तो ये बना लो डी टेट्राहेड्रल शेप के लिए, फॉर टेट्राहेड्रल शेप, ऑक्टाहेड्रल शेप के लिए बनाया था ऐसा ये वाला। जी सर बोलो। Yes. अब क्योंकि इसमें ना टेट्राहेड्रल में सिमेट्री नहीं होती, जैसे पिछले वाले में तुमने देखा होगा कि यहाँ पे T2G था, T2G था, और इसमें E G था, E G। क्योंकि हम बोलेंगे कि जी स्क्रिप्ट जो सब स्क्रिप्ट जो यूज की जाती है इज यूज फॉर ऑक्टाइडल, ऑक्टाइडल के लिए यूज की जाती है, एंड स्क्वायर पैरेलल कॉम्प्लेक्स, जो स्क्वायर पैरेलल कॉम्प्लेक्स होते हैं उनके लिए यूज की जाती है, विच हैव सेंटर सिमेट्री, जिसमें सेंटर में एक एलिमेंट होता है और उसके बाद सिमेट्री होती है, ठीक है। लेकिन टेट्राइडल में कोई सेंटर सिमेट्री नहीं होती है, ठीक है। सिंस दैट ऑक्टाइडल टेट्राइडल कॉम्प्लेक्स लैक सिमेट्री, उसमें कोई सिमेट्री नहीं होती है, इसलिए जी सब स्क्रिप्ट इसमें यूज नहीं की जाती। क्वेश्चन आ जाएगा कि why G script of this not used in octahedral, sorry, in tetrahedral shapes, so you have to write it down. Why G subscript is not used in octahedral shape?
डन। ठीक सर। अब हमारे पास जो लाइट एब्जॉर्ब होती है ना, वो अलग अलग तरीके से लाइट को एब्जॉर्ब किया जाता है। जैसे कहीं पर येलो कलर, अगर वेवलेंथ मतलब एक पर्टिकुलर टाइप की वेवलेंथ है ना, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जिस तरह की वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करेंगे तो इलेक्ट्रॉन जो है जंप करके अगले ऑर्बिट में जाएगा। सपोज करो रेड लाइट को एब्जॉर्ब करा तो रेड लाइट ही क्या कर देगा, ठीक है। तो वो अलग, अगर हम बात करें यहाँ पर, तो यहाँ पर है कि जो कॉम्प्लेक्स होते हैं ट्रांजिशन मेटल्स होते हैं, मैंने बोला ट्रांजिशन मेटल्स वो मेटल्स होते हैं जिसके आउटरमोस्ट शेल में, मतलब डी ब्लॉक एलिमेंट्स में फुल्ली फिल्ड या खाली नहीं होनी चाहिए, इसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन जरूर होना चाहिए, यानी पेयरिंग के बिना या खाली होना जरूरी है। चाहे एक इलेक्ट्रॉन खाली हो, लेकिन मतलब डी में इलेक्ट्रॉन खाली होना चाहिए, और एक बिल्कुल बिल्कुल खाली भी नहीं, मतलब जीरो भी नहीं होना चाहिए, ना डी 10 होना चाहिए। तो प्रॉपर्टी ऑफ ट्रांजिशन कॉम्प्लेक्स वाइड वाइड रेंज ऑफ कलर्स, बहुत सारे कलर्स होते हैं। दिस मीन द विजिबल स्पेक्ट्रम इज बीइंग रिमूव्ड फ्रॉम द वाइट लाइट। अगर मैं बोलूँ सिंपल कि जो लाइट को वो एब्जॉर्ब करता है वही लाइट को एब्जॉर्ब करेगा, और फिर जब निकालेगा तो जिस कलर की वेवलेंथ की लाइट को निकालेगा वो कलर आपको एमिट होता है। यहाँ पर है दिस मीन दैट द विजिबल स्पेक्ट्रम इज रिमूव्ड फ्रॉम द व्हाइट लाइट एज इट पासेस थ्रू द सैंपल, so the light that emerges is no longer a white light. Yeah, the color of the complex is complementary, which is absorbed, यानी जो कलर absorb होगा complementary, वही the complementary color is generated from the wavelength left over, यानी जो wavelength की लाइट उसने बाहर निकाली है उसी wavelength के हिसाब से लाइट रिलीज होगी। सिंपल, if the green light is absorbed, green light को absorb किया तो green light, ठीक है। if the green light is absorbed by the complex, it appear red, अगर वो red निकालना है, जैसे टेबल के अंदर हमें रिलेशनशिप दे रखी है यहाँ पर कि अगर येलो लाइट एब्जॉर्ब होगी तो वॉयलेट कलर की लाइट इस वाले कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के थ्रू, ठीक है। अगर 500 ब्लू कलर की, ब्लू ग्रीन कलर की होगी तो रेड कलर की निकलेगी इस वाले कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के थ्रू। अगर 475 यानी अगर हमारे पास ब्लू कलर की लाइट होगी तो फिर ऑरेंज निकलेगी, ठीक है। अगर कोई अल्ट्रावायलेट लाइट एब्जॉर्ब करी तो फिर पेल येलो लाइट निकलेगी इस कंपाउंड के थ्रू। तो अलग अलग हमारे पास कंपाउंड दे रखे जिसके थ्रू ये निकलती है। इसका मसला क्या है, क्यों निकलती है, उसको हम लोग जरा डिस्कस कर लेते हैं। जो कलर होता है ना कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का, वो रेडिली एक्सप्लेन इन टर्म्स ऑफ क्रिस्टल फील्ड थ्योरीज को एक्सप्लेन करती है कि किस तरह से कलर्स एमिट होते हैं, कलर निकलने का मसला क्या है। ओके, कलर निकलने का मसला क्या है। तो जो एग्जाम्पल जैसे हमने लिया है यहाँ पर टी आई अगर हम लोग एग्जाम्पल हमने, एक हमारे पास कॉम्प्लेक्स है TiH2O6, ठीक है, और H2O6, ओके। ये हमारे पास एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड दे रखा है विद पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। विच इज वॉयलेट इन कलर, कैसा कलर का है ये, वॉयलेट कलर, वॉयलेट कलर, ओके। तो ये और ये एक ऑक्टाइड 6 है तो ऑक्टाइडल शेप होगी। तो दिस इज एन ऑक्टाइडल कॉम्प्लेक्स विच इज अ सिंगल, जिसके पास सिंगल इलेक्ट्रॉन है, टी आई टाइटेनियम, जिसमें इस 3D1 सिस्टम, यानी अगर हम बात करें तो यहाँ पर है टाइटेनियम, इसका 21 होता है, 21 और 22 तो उसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी वो होगी 4s2 एंड 4s1 3D1, दोनों का एक इलेक्ट्रॉन इसमें चला जाता है, ठीक है। तो D1 सिस्टम है, द मेटल D1 4s2 3D2, 22 है ना, 21 22, तो 4s2 एंड 3D2। अब D जो है वो समझ रहे हो, ठीक है। अब यहाँ पर कह रहा है कि जो टाइटेनियम में D1 सिस्टम है इज अ मेटल विच इज इन द मेटल डी ऑर्बिटल, इसमें T2G लेवल है, यानी ग्राउंड ऑक्टाइडल शेप में, तो जाहिर सी बात है नीचे नीचे 3 होंगे
ऊपर 2 होंगे। अब इसको भरने हैं, तो डी में तो 1 इलेक्ट्रॉन चला गया, 2 इसमें चले गए, सब कुछ करो ऐसे। तो 1 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, समझ आया। जी टाइटेनियम सर। में, स्कैंडियम में 21, टाइटेनियम में 22, तो 4s2 3d2 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें, इलेक्ट्रॉन जो फिल किया जाएगा वो कुछ इस तरह से फिल किया जाएगा। अब the metal in the D1 in the metal d orbital is 2g, यानी मेटल में जो d ऑर्बिटल है वो 2g लेवल पर है, यानी नीचे वाला है T2g, और ये वाला है Eg। ऑक्टाइडल शेप में Eg होता है, टेट्राहेड्रल शेप में खाली G नहीं होता, T2 होता है और E होता है, इसमें सिमेट्री नहीं होती है, ठीक है। फिलहाल वापस आते हैं, द हायर एनर्जी लेवल अवेलेबल फॉर द इलेक्ट्रॉन, जो हायर एनर्जी लेवल है, ये वाले जो इलेक्ट्रॉन्स है वो एम्प्टी है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन इज एम्प्टी, तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन यहाँ से जंप करके ऊपर वाले ऑर्बिटल में चला जाएगा। इफ द लाइट करस्पॉन्डिंग लाइट एनर्जी इस पर गई, जो मतलब जो एनर्जी है, और ब्लू रीजन की लाइट गई, ये एब्जॉर्ब करेगा कॉम्प्लेक्स और एक्साइटेड लेवल पर पहुंचा है, यानी इलेक्ट्रॉन जो है वो जंप करके T2g से Eg लेवल पर पहुंचा है, यानी यहाँ से इलेक्ट्रॉन जंप करेगा और यहाँ पहुंचाएगा हायर एनर्जी लेवल पर, ठीक है। और फिर वापस यहाँ से जब वापस आएगा तो वो रिलीज करेगा एनर्जी को, समझ आया। सिंपल है, यस सर। इफ द लाइट करस्पॉन्डिंग टू द Eg, अगर हम बात करें, ठीक है, तो वो वापस से कॉन्सिक्वेंटली द कॉम्प्लेक्स अपीयर वायलेट, जैसे ही वो वापस आएगा रिटर्न करेगा, तो वो ठीक है, समझ आया। इफ द करस्पॉन्डिंग लाइट एनर्जी ब्लू ग्रीन लाइट की रीजन की एनर्जी गई, इट वुड एक्साइट द इलेक्ट्रॉन, तो वो क्या करेगी, इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करेगी, और इलेक्ट्रॉन जो है T2 लेवल से Eg लेवल पर चला जाएगा, यानी जी यहाँ से इलेक्ट्रॉन जंप करके ऊपर वाले में चला जाएगा। कॉन्सिक्वेंटली द कॉम्प्लेक्स अपीयर वायलेट कलर, कॉम्प्लेक्स जो है वो वायलेट कलर का दिखने लगेगा। दिस इज द क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, एट्रीब्यूट करती है डी ट्रांजिशन, डी ट्रांजिशन पॉसिबल, यानी डी के अंदर ही ट्रांजिशन हो रहा है। डी में जो लास्ट के 2 हैं ऑक्टाहेड्रल शेप के लिए, वो हायर एनर्जी लेवल पर होते हैं, और नीचे जो 3 होते हैं वो लोअर एनर्जी लेवल पर। जैसे ही लाइट बढ़ेगी, इलेक्ट्रॉन जंप करके डी ट्रांजिशन शो करता है। तो अगर मैं बोलूँ कि कि ये जो है क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के अकॉर्डिंग एक्सप्लेन करो कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स क्यों कलर को एमिट करते हैं, तो सिंपल सा रीजन है कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, या ट्रांजिशन मेटल की अगर हम बात करें, उसमें वैकेंट डी ऑर्बिटल होने की वजह से इलेक्ट्रॉन जो है जंप करके नीचे वाले ऑर्बिट से ऊपर वाले ऑर्बिट पर चला जाता है, यानी T2g लेवल से Eg लेवल जी पर चला, Eg लेवल पर चला, और इसी को बोलते हैं डी ट्रांजिशन। डी से गया ऊपर वाले डी पे चला गया, और फिर वापस जब आएगा तो एनर्जी को रिलीज करेगा, तो फिर वो डिफरेंट कलर रिलीज करता है। इसी को हम लोग बोलते हैं डी ट्रांजिशन। जैसे यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है, दिखाया गया है कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है, यहाँ से जंप करके हायर एनर्जी लेवल पर चला गया, फिर जब वापस एक्साइटेड स्टेट में यहाँ चला गया, फिर वापस जब आएगा फिर से कलर। इट इज इंपॉर्टेंट टू नोट दैट इन द एब्सेंस ऑफ लिगेंड, लिगेंड की एब्सेंस में द क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, the crystal field splitting does not occurs, यानी अगर लिगेंड नहीं होगा तब ये स्प्लिटिंग नहीं होती, तो लिगेंड का होना जरूरी है फॉर सम सब्सटेंसेस कलर, इसलिए कुछ सब्सटेंस जो होते हैं वो कलरलेस होते हैं। फॉर एग्जांपल रिमूवल ऑफ वाटर, इसमें से अगर पानी को हटा दोगे तो पानी हट गया तो लिगेंड नहीं है, लिगेंड नहीं है तो ऑन हीटिंग रेंडर्स इट्स कलरलेस, तो उसकी वजह से ये कलरलेस हो जाता है। जैसे कॉपर सल्फेट को देखो, कॉपर सल्फेट जो होता है वो ब्लू कलर का होता है, copper sulfate is copper sulfate dot 5H2 CuSO4 dot 5H2O, ये ब्लू कलर का होता है, ब्लू कलर का होता है। लेकिन अगर इसमें से पानी चला जाए, अगर इसमें से पानी उड़ जाए तो लिगेंड खत्म हो जाएगा, लिगेंड खत्म हो जाएगा तो फिर ये अपना कोई मतलब जो डी ट्रांजिशन है वो नहीं होगा, और डी ट्रांजिशन नहीं होगा तो फिर वो कलरलेस हो जाएगा, समझ आया। यस सर। सो क्वेश्चन आ जाएगा कि व्हाई एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट इज कलरलेस बट CU इज ब्लू इन कलर, व्हाई। उसका जवाब आएगा कि दैट एब्सेंस ऑफ लिगेंड इन द क्रिस्टल फ्लूइड डज नॉट ऑकर, लिख लो क्वेश्चन, लिखो व्हाई CuSO4.5H2O is color blue colored but why? why CuSO4.5H2O is color is blue color Okay. but
anhydrous copper sulfate means without water is don't have any color, is colorless. Answer. इसका आंसर यही है कि द एब्सेंस ऑफ लिगेंड इन क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, यहाँ से लिखना शुरू करो, इन द एब्सेंस, यहाँ से इन द एब्सेंस Yes, well done. the influence of ligand on the color of complex may be illustrated by considering, जैसे इसको complex है which form nickel chloride dissolve in water, a complex which form when nickel chloride is dissolved in water, nickel chloride को जब तुम पानी में डाल दोगे तो ये वाला ligand बन जाएगा. If the dye didn't ligand, जैसे कि ethane 1,2-diamine is progressively added in ratio 1:1 या 2:1 या 3:1 में, फॉलोइंग सीरीज हमें देखने को मिलती है. अलग अलग तरह के हमें कलर्स देखने को मिलते हैं. वैसे इस पे जो कलर हमें देखने को मिलेगा, अगर 4 वाटर मॉलिक्यूल के साथ और एक ईएन आया प्लस वाटर, तो इसमें ठीक है, इसमें रेशियो हुआ 2:, एक टाइटेंटेड लिगेंड से. ठीक है, तो अगर इसी में अगर तुमने ईएन को ऐड करा दिया, यानी ईएन को ऐड करा दिया 1:1 के रेशियो में, तो तुम्हें अलग पेल ब्लू कलर का कलर देखने को मिलता है. अगर इसी में तुमने इसी में अगर आपने जैसे ईएन है, इसमें और ईएन ऐड करा दिया, तो यहाँ पर रेशियो आ गया है 1:1 का, तो इस कंडीशन में पर्पल कलर देखने को मिलेगा. अलग अलग तरीके से हमें डिफरेंट डिफरेंट कलर देखने को मिलते हैं. और डिफरेंट डिफरेंट कलर देखने का रीजन जो है वो सिंपल डीडी ट्रांजिशन है. समझ आया क्या है Yes, sir. डीडी ट्रांजिशन? लिमिटेशंस क्या क्या है क्रिस्टल फील्ड थ्योरी की?
क्रिस्टल फील्ड थ्योरी मॉडल इज सक्सेसफुल एक्सप्लेनिंग द फॉर्मेशंस ऑफ स्ट्रक्चर्स, यानी स्ट्रक्चर तो बताने में हमें कामयाब हुआ, कलर एंड मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड to large extent तक बताने में। However, the assumptions that the ligands are point charged, तो ligands को उसने माना कि ligand जो है वो point charge होते हैं, यानी छोटे charges की तरह behave करते हैं। It follows that the anionic complex should exert greater splitting effect, यानी anionic complex जो है वो ज्यादा splitting effect को show करेगा, जबकि ऐसा नहीं होता है। anionic ligands are actually found at low spectrochemical series में लो पर पाए जाते हैं। तो यहाँ पर further it does not account for the covalent character of the covalent character के बारे में नहीं बता पाया कि covalent character क्यों होता है, क्योंकि ये तो आयनिक कंपाउंड के बारे में बोलता है ना, कि क्रिस्टल फील्ड थ्योरी जो है ना वो आयनिक कॉम्प्लेक्स के बारे में बोलती है कि जो आयंस होते हैं वो अलग अलग तरह से बाउंड करते हैं सेंट्रल मेटल एटम के साथ। तो यहाँ से यहाँ तक लिख लो। याद करना जरूर अच्छे से, याद रखिए। राइट अ नोट ऑन क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के एस्पेक्ट। Mr. Done. तो इसको एलएफडी लिगेंड फील्ड थ्योरी और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी ने अच्छे से एक्सप्लेन किया है। एक बारी समरी में जो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी की डेफिनेशन दे रखी है ना, उसको एक बार समझ लो कि क्रिस्टल फील्ड थ्योरी कहती क्या है, क्योंकि कई बार आ जाएगा राइट एंड नोट ऑन क्रिस्टल फील्ड थ्योरी और डिमेरिट ऑफ क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। और क्रिस्टल फील्ड थ्योरी हमें क्या बताती है? क्रिस्टल फील्ड थ्योरी हमें मैग्नेटिक और शेप और मतलब नेचर के बारे में, शेप के बारे में और कलर के बारे में हमें इंफॉर्मेशन देती है।
और डीमेरिट ये है कि हमें बहुत सारी चीजों के बारे में जो है नहीं बता पाती, क्योंकि ये आयनिक बेस्ड कंपाउंड के बारे में बोलती है कि क्रिस्टल फील्ड थ्योरी क्या कहती है, पहले समझ लो। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी कहती है द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड इज बेस्ड ऑन इफेक्ट ऑफ डिफरेंट क्रिस्टल्स क्रिस्टल फील्ड प्रोवाइडेड बाय द लिगेंड टेकन एज अ पॉइंट चार्ज। यानी लिगेंड जो है ना एक पॉइंट चार्ज पार्टिकल, जैसे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन होता है ना, तो मेटल के पास जो जैसे मेटल है, मेटल क्या है, पॉजिटिवली चार्ज होता है, सेंट्रल मेटल मेटल। उसके बाद मतलब जो लिगेंड्स होते हैं, लिगेंड्स वो एक पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करते हैं। उसका मानना ये है the coordination compound is based on the effect of different crystal fields provided by the ligands taken as point charge on 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 the degeneracy of d orbital energy। यानी जब लोग d orbital जो है degenerate करते हैं, ठीक है, degeneracy of d orbital degeneracy of d orbital energies of the central metal atom। तो central metal atom जो भी एटम है, आयन स्प्लिटिंग द डी ऑर्बिटल्स, मतलब वो अलग अलग केस में करवाता है, जैसे ऑक्टाइडल में इस तरह से स्प्लिट में हेल्प करता है कि डी ऑर्बिटल कुछ इस तरह से स्प्लिट करता है, इसके बारे में बोलता है, ठीक है। The splitting of d orbital provides a different electronic configurations in strong and weak crystal fields। यानी स्ट्रॉन्ग के में अलग और वीक में अलग तरीके से मतलब फील्ड में, मतलब स्ट्रॉन्ग में अलग तरीके से इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा और वीक वीक फील्ड में अलग तरीके से इलेक्ट्रॉन फिल किया जाता है। ट्रीटमेंट प्रोवाइड द क्वांटिटेटिव एस्टिमेशंस, मतलब वो जो हम लोग पढ़ रहे थे कि स्ट्रॉन्ग लिगेंड में पेयरिंग हो पाती है और वीक में पेयरिंग नहीं हो पाती, तो वो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी का ही पार्ट है, ठीक है। तो स्ट्रॉन्ग लिगेंड के केस में पेयरिंग हो जाएगी, तो वीक लिगेंड के केस में पेयरिंग नहीं हो पाती। तो यही कहता है the splitting of d orbitals provides different electronic arrangements in strong and weak crystal field। यानी वीक के केस में अलग तरीके से, जैसे सपोज करो मैं एक मैग्नेट, अब एक मैग्नेट है और दूसरी मैग्नेट यहाँ पर रखी है। अब एक मैग्नेट दूसरी मैग्नेट पे फोर्स लगा सकता है, अगर वो अट्रैक्ट कर सकता है और उसको पीछे भगा सकता है, अगर सेम फोर्स हो। सेम यहाँ पर भी स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स होगा, स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स होगा तो उसके उसमें उसके, क्योंकि यहाँ पर जो है लिगेंड भी एक पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव किया गया है, तो वो चार्ज पार्टिकल दूसरे चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रॉन पर एक फोर्स लगाएगा जिससे पेयरिंग हो सकती है। तो ये पेयरिंग कब पॉसिबल है, जब इलेक्ट्रॉन Strong. सॉरी जब स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स को, वीक लिगेंड के केस में नहीं हो पाती है। समझ आया? Yes, sir. तो यहीं पर द स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल्स डिफरेंट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मतलब होती है एंड द वीक क्रिस्टल फील्ड में नहीं हो पाती है। द ट्रीटमेंट प्रोवाइड द क्वांटिटेटिव एस्टिमेशंस ऑफ ऑर्बिटल सेपरेशन एनर्जीज, मैग्नेटिक मोमेंट है बनता है एंड स्पेक्ट्रल स्टेबिलिटी एंड पैरामीटर्स के बारे में पता चल जाता है। हाउएवर द assumptions ऑफ लिगेंड्स हमारे पास है कि ये मानना कि लिगेंड जो है एक पॉइंट चार्ज की तरह है, ये क्रिएट करता है डिफिकल्टीज इन मैनी थ्योरेटिकल डिफिकल्टी। मतलब ये इंपॉर्टेंट इसमें वो दिखाया गया है कि यही सबसे बड़ी डीमेरिट है कि हमने लिगेंड को एक पॉइंट चार्ज की तरह माना, ये एक दूसरी थ्योरी में डिफिकल्टीज की तरह सामने आता है। समझ आया? Yes, sir. The metal carbon bond is metal carbonyl process the pi factors। चलो इसको बाद में, ठीक है। तो एक काम करो, तो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी को ना यार ये थोड़ा सा लिख लो, क्योंकि एक बार बोल बोल के लिख लो, बोल बोल के, क्योंकि क्रिस्टल फील्ड थ्योरी का नोट आ जाएगा ना, तो इससे शॉर्ट में मैं लिखा भी नहीं सकता था। बोल बोल के लिखो, पूरी लाइन पढ़ो और समझ समझ के लिखो। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी क्या कहती है? क्रिस्टल फील्ड थ्योरी जो है अज्यूम करती है कि जो लिगेंड्स होते हैं वो पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करते हैं और उसकी वजह से डी जनरेशन ऑफ डी ऑर्बिटल होता है, और पेयरिंग डिपेंड करती है स्ट्रॉन्ग एंड वीक लिगेंड के फील्ड, ये सब उसमें।
Done, sir. Done. Yes. Question number 5.8. देखो क्वेश्चन, list the various type of isomerism possible for coordination compound. Yes, sir. Done. Yes. Okay, so that's all. Sorry, इसके तो आंसर है वो तो लिख लोगे ना, मैं लिखवाया कॉपी में, तो बुक में भी है। डिफरेंट टाइप के आइसोमेरिज्म, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में ट्रांसवर्सेंस आ गया, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म हो गया वगैरह। ठीक है। Yes, sir. सो इसके चलिए आंसर लिखो। सही ना, नहीं होगा तो फिर मैं कल कराता हूँ। ठीक है, Okay. चलो देख लेता हूँ पहले। 2 घंटे क्लास शेड्यूल है यहाँ पे, Yes, sir. 2 घंटे क्लास शेड्यूल है। आप क्वेश्चन नंबर 21 लिखो। क्वेश्चन नंबर 21। Yes, sir. क्या जवाब लिखोगे इसका?
क्या है क्वेश्चन? FN6 को जो है डिफरेंट कलर्स क्यों शो करते हैं डाइल्यूट सॉल्यूशंस में? इसका सिंपल सा जवाब ये है कि जो आयरन है दोनों में ही +2 ऑक्सीडेशन स्टेट पर है। ठीक है, आयरन दोनों में ही +2 ऑक्सीडेशन स्टेट पर है। लेकिन फिर भी अगर मैं बात करूं आयरन की, तो जो CN है, मतलब डी सिक्स ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन्स है वो कितने और इलेक्ट्रॉन्स है? अगर आयरन की देखें तो 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। जब दो लूज कर देगा तो कितने बचेंगे? 4. जब दो लूज करेगा तो S के इलेक्ट्रॉन लूज होंगे, 6 अभी भी हो रहेंगे। तब अगर मैं जैसे बोलूँ तो दो जो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट पे 4s0 होता है, 3d6 होता है ना। जी सर. 4s0 एंड 3d6। देखो 4s2 3d6 होती है, तो इसमें से जब F2 पॉजिटिव स्टेट पर जाएगा तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन खत्म कर देगा। जैसे दोनों इलेक्ट्रॉन खत्म करेगा तो क्या होगा? 4s0 3d6. 4s0 एंड 3d, 6. तो यहाँ पर आ जाएगा 4s0 और यहाँ पर आ जाएगा 3d6। तो 4s तो खत्म हो गया। अब डी जो ऑर्बिटल है वो किस में जाता है? डी मतलब उसमें जाएगा, स्प्लिटिंग में जाएगा। 1 2 3 4, एक 5, ये जाएंगे 3 2 ऊपर ऑक्टाइडल शेप में और 3 नीचे। अब स्ट्रॉन्ग लिगेंड के केस में अब 6 कितने इलेक्ट्रॉन बनने हैं? जब भाई 6 है इसमें, 1 2 3 4 5 और एक 6। 6 कैसे जाएंगे इसमें? 1 2 3 4 5 6। स्ट्रॉन्ग लिगेंड के केस में तो पेयरिंग हो जाएगा। स्ट्रॉन्ग लिगेंड के केस में तो पेयरिंग हो गई ना। जी सर. वैसे अगर हम लोग देखें कि DD ट्रांजिशन, तो इसमें मतलब इजीली पॉसिबल है। अनपेड इलेक्ट्रॉन हो तो कलर 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 कंपाउंड होना चाहिए था। नॉर्मल अगर हम लोग देखें कि ट्रांजिशन मेटल्स जो होते हैं, ट्रांजिशन मेटल्स में इलेक्ट्रॉन जो है वो मतलब कलर्ड कलर्ड होते हैं, क्योंकि उसमें वैकेंट होना चाहिए, मतलब ऑर्बिटल जो है वैकेंट होना चाहिए। डी वैकेंट, तो डी तो यहाँ पे खाली है लेकिन तब भी ये कलरलेस। क्यों? क्योंकि ऑक्टाहेड्रल शेप में ये जो 6 इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे वो 6 के 6 T2G में आ जाएंगे, T2G। एक भी अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं रहा। तो इन केस ऑफ साइनाइड जो कि स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, उसके कंपैरिजन में जैसे उसके वो होगा, तो उस कंडीशन में यहाँ पर ये फिल कर जाएगा। जबकि जबकि अगर एक वाटर ले लेते हैं हम लोग, वाटर एक वीक लिगेंड है, तो उसमें 6 इलेक्ट्रॉन्स है, 3 इसमें जाएंगे, अनपेयर होगा और फिर एक इसमें आ जाएगा। इसमें अनपेयर इलेक्ट्रॉन होने की वजह से 6 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6 अनपेयर इलेक्ट्रॉन होने की वजह से DD ट्रांजिशन पॉसिबल है। एक इलेक्ट्रॉन जम करके दूसरे ऑर्बिट में जाता है, इसलिए वो वाटर के केस में जो है वो कलर्ड होता है। समझ आया? कलर. जी सर. जस्ट अ मिनट, इसका आंसर लिखना है ना तुम्हें।
कितना सारा में लिखा है? सर आंसर शेयर, हाँ आंसर शेयर कीजिए। 5%, एक मिनट। डन। यस यस सर। क्वेश्चन नंबर 10, 5.10। As a aqua मतलब water with manganese 2 means Mn 6 water के molecule and contain 5 unpaired electrons, while hexoanion crystal contain only 1 unpaired electrons. Explain करो उसको crystal field theory से, मुझे बताओ क्या जवाब होगा इसका।
लिख लिया? बताओ इसका जवाब क्या होगा। वही हुआ। हाँ, तुम्हारी आवाज नहीं आ रही है। जी सर। कर लिया? सर साइनान स्ट्रॉन्ग लिगेंड। हाँ, तो इसका जवाब क्या लिखोगे? कैसे लिखोगे इसे मेरे वर्ड में? साइनाइड एक स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, तो वो क्या कर देता है, पेयरिंग कर देता है, जिससे अनपेड इलेक्ट्रॉन रह जाता है। ठीक है। जी सर। और मतलब उसमें एक अनपेड इलेक्ट्रॉन रह जाता है, जबकि मैग्नीज में 5 अनपेड इलेक्ट्रॉन्स रह जाते हैं, क्योंकि वाटर जो है एक वीक लिगेंड है, तो वो पेयरिंग नहीं कर पाता। जी सर। समझ आया? जी सर। तो उसकी वजह से पेयरिंग नहीं हो पाएगी, तो फिर अनपेड साइनान रह में जाएगा। सिर्फ एक बाहर वाला, अनपेड है। बाहर वाला 4s और पी और डी ऑर्बिटल यूज होगा। तो इसमें, इस वाले केस में क्या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी, जरा बताना मुझे। ऑक्टाइडल शेप की पहले बताओ, डी हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है? दो जी तरह की सर। हाइब्रिडाइजेशन होती है ऑक्टाइडल शेप की। बताओ कौन कौन सी होती है? हम्म? एक तो होती है D2sp3, जब इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स यूज किया जाता है। और एक होती है sp3d2। तो बाहर वाले केस में मतलब जब वाटर वाला केस है, तो उसमें D2sp3 होगी, सॉरी sp3d2 होगी, और आउटर आउटर कॉम्प्लेक्स बनेगा। और अंदर वाले में साइनाइड जो है पेयरिंग कर देगा, तो D2sp3 हो जाएगी, अंदर वाला इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। तो इसका जवाब क्या है? तो इसका जवाब यहाँ पे लिखा हुआ है, लिख लो इसे, ताकि तुम्हें थोड़ी सी राहत मिल जाए। अरे जवाब तो है नहीं। सिंपल तुम्हें वही लिखना है कि जो अभी क्वेश्चन में लिखा था ना, इससे पहले वाला जो क्वेश्चन था, बिल्कुल सेम वही आंसर है। कि क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के अकॉर्डिंग जो है, वाटर एक वीक लिगेंड है, इसकी वजह से वो पेयरिंग कर पाता है। और जबकि साइनाइड जो है, साइनाइड जो है वो पेयरिंग पेयरिंग कर पाता है, जबकि वाटर एक वीक लिगेंड है, जिसकी वजह से पेयरिंग नहीं हो पाती, इसलिए उसमें 5 अनपेड इलेक्ट्रॉन रह जाते हैं। जबकि उसमें एक अनपेड इलेक्ट्रॉन रह जाता है बिकॉज ऑफ पेयरिंग। समझ आया? यस सर। क्योंकि आयरन में, सॉरी मैग्नीज में, 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं आउटर मोस्ट शेल में। तो 5 इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल में होने की वजह से, और Mn2 पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट पर होता है, इसकी वजह से 5 अनपेड इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो 5 में से 2 जो है वो पीछे वाले को मिल जाते हैं, और एक अनपेड इलेक्ट्रॉन रह जाता है, और सिर्फ 2 ही पेयर कर पाते हैं, तीसरा भरते हैं। खैर, अगला क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5.25 लिखो। एक्सप्लेन द वायलेट कलर ऑफ कॉम्प्लेक्स Ti6 ऑन द बेसिस ऑफ क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। क्वेश्चन नंबर 25, 5.25 लिखो जरा। मेरा हेडफोन डाउन हो गया, मैं लेके आता हूँ दूसरा। क्वेश्चन नंबर 5.25 लिखो।
Sir, am I audible? No. Sir, mm, sir, sir, यस मास आवाज आ रही है? sir, disconnect हो क्वेश्चन लिख लिया? सर बताओ तो। नहीं सर, मैं डिस्कनेक्ट हो गया। डिस्कनेक्ट हो गया था? क्या चीज डिस्कनेक्ट हो गया था? नेट बंद है। तो तुम्हारा अब तो सही है ना? जी सर, अभी क्वेश्चन नंबर 5.25 लिखो। सर इसमें वाटर है तो ये कलरलेस नहीं होगा। क्या क्या क्या? सर इसमें H2O है तो ये कलरलेस होगा। वॉलेट, ये तो मैंने तुम्हें एक्सप्लेन भी किया था यहाँ पर। TI 06 वॉलेट कलर क्यों होता है? क्योंकि जो है डी ट्रांजिशन हो पाता है, इसलिए हो पाता है क्योंकि इसमें जो है ना, मतलब टीआई के आउटर मोस्ट शेल में टीआई, पहले बताओ टीआई की इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है? तो 3D 22 होता है ना, 1 इलेक्ट्रॉन्स होता है, जिसकी वजह से वो डी ट्रांजिशन इसके अंदर पॉसिबल होता है, और इस वजह से वो इसे कर पाता है। समझ आया? तो नहीं नहीं, इसका आंसर नहीं पता क्या? अभी तो लिखवाया यस। था। चलो, यहीं पे दे रखा था एनसीईआरटी में वहीं पर, अगर तुम देखोगे तो TI 6 वाला एक्सप्लेन हो रहा था, यहीं पे था।
कलर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो होता है रिजल्टिंग क्रिस्टल फिट से कंसीडर एग्जांपल कर लो Ti226 which is a violet in color. It is an octahedral complex which is a single electron. इसके पास सिंगल इलेक्ट्रॉन होता है टेबल सिस्टम में. In the metal d orbital is जो होता है वो T1 लेवल में होता है. जैसे ही एनर्जी मतलब उसको मिलती है तो वो एब्जॉर्ब करता है सुटेबल एनर्जी कलेक्ट करके अगले ऑर्बिट में चला जाता है. ठीक है. Yes. और फिर जब वापस आता है if the corresponding energy of the blue green color is absorbed by the complex it will excite the electron from T2g level से Tg level पे पहुंचाएगा और consequently the complex appear violet in color violet होता है. This the crystal field theory attribute the color coordination compound due to TT transition की वजह से होता है. समझ आया? Yes, sir. तो ये इसकी वजह थी. अगर मैं इसका शॉर्ट आंसर देखूं तो शॉर्ट आंसर मिलता है. Sir. हाँ. Yes, sir. Sir, 5.8 for the answer दिखाई. इसका 5.8. हाँ 5.8 जो तुमने लिखा था ना अभी के This various type of isomerism. Also, coordination of. कौन सा 5.8 Yes, नहीं yes, sir. 5.8 का थोड़ी था ये आंसर. इसका आंसर लिखवाऊं क्या? Yes, sir. इसका आंसर sir. चलो पहले भी एक और लिखो पहले क्वेश्चन पे लिखवा दो. पहले इस पे कर लेते हैं. क्वेश्चन नंबर कौन सा था जो अभी लिखा है? चिलेट इफेक्ट Sir, भी आता अभी है. चिलेट 20, इफेक्ट 25. 25. अभी क्वेश्चन नंबर 26 पे लिखो पहले. व्हाट इज मीन बाय चिलेट इफेक्ट? गिव एन एग्जांपल्स. तो चिलेट इफेक्ट होता क्या है कि कई बार ना ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जो कि दो जगह से जो बाइडेंटेड न्यूक्लियोफाइल होते हैं ना बाइडेंटेड जो दो जगह से बॉन्ड बना सकते हैं. वो क्या करते हैं दो जगह से बॉन्ड बनाने के बाद ना एक रिंग टाइप स्ट्रक्चर बना लेते हैं जिससे ना कंपाउंड को एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी मिलती है. क्या मिलती है?
कंपाउंड को एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी मिलती है। तो जो रिंग स्ट्रक्चर बन जाना कंपाउंड का, ठीक है, जनरली बाइडेंटेट न्यूक्लियोफाइल के केस में उसको हम लोग चिलेट इफेक्ट बोलते हैं। ठीक है, तो पहले लिखो क्वेश्चन, व्हाट इज मीन बाय चिलेट इफेक्ट। लिख लिया, गिवन एग्जांपल्स। yes, करिए तो लिखिए। तब स्टेबिलिटी आ जाती है चिलेट इफेक्ट से। रिंग स्ट्रक्चर बनता है। कॉम्प्लेक्स कंटेनिंग चिलेटिंग लिगेंड्स आर मोर स्टेबल कॉम्प्लेक्स कंटेनिंग द यूनिडेंटेड लिगेंड्स। रिंग स्ट्रक्चर के बारे में इसमें लिखा है, मैं तुम्हें समझा देता हूँ चिलेट इफेक्ट होता क्या है। पहले लिख लो इसे। डन। तो कई बार डायग्राम में अगर बताऊं तो हमारे पास जो लिगेंड्स होते हैं उनका अगर डायग्राम्स जैसे कई बार बाइडेंटेड न्यूक्लियोफाइल होता है। बाइडेंटेड मतलब जो दो दो तरफ से क्या कर सकता है। ओके, जैसे हमारे पास ये एक बाइडेंटेड न्यूक्लियोफाइल है। ओके, अब क्या होगा कि
ये जो तुम्हें तुम्हें दिख रहा है प्लेटिनम Cl2En जो है होता है वो बाइडेंटेड न्यूक्लियोफाइल होता है जो दो तरफ से डाई अमीन, ठीक है। यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये ये ना डबल तरह से बॉन्ड बने, यानी प्लेटिनम ने एक ही उसके साथ नाइट्रोजन के साथ, नाइट्रोजन मतलब एक्चुअली में अगर हम बात करें NH2, ठीक है, CH2 यहाँ पर दो साइड्स होती है, जो अमोनिया जो है ना अपना ही मतलब यूज करके, नाइट्रोजन अपने ही इलेक्ट्रॉन यूज करके दो तरफ से इस प्लेटिनम से बॉन्ड बना देता है, दो साइड से। और ये बन गया रिंग स्ट्रक्चर। क्या बना ये? रिंग स्ट्रक्चर। इस रिंग स्ट्रक्चर की वजह से एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी आ जाती है कंपाउंड में, एज कंपेरिजन टू दोज कंपाउंड जिसमें रिंग स्ट्रक्चर ना बने। उसी को हम लोग बोलते हैं चिलेशन। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? Relative. चिलेशन, चिलेशन, चिलेट। तो chilate effect represents the stability of coordination compound due to the formation of metal chelates। और यहाँ पर मेटल चिलेट के बराबर मिलकर रिंग कॉम्प्लेक्स, रिंग कॉम्प्लेक्स, रिंग कॉम्प्लेक्स, रिंग कॉम्प्लेक्स। Complex containing chelating reagents means are more stable than the complex containing unidentate। chelating मतलब, chelating reagent कौन सा होता है? जैसे जो बाइडेंटेट होते हैं, ब्रैकेट में लिखेगा बाइडेंटेट, बाइडेंटेट। बाइडेंटेट Yes, sir. अब इसका स्ट्रक्चर बनाओ, एग्जाम्पल ऑफ चिलेशंस। नहीं तो Yes, sir. डन। Yes, sir. कौन से आंसर्स के लिए बोल रहे थे? Sir, 5.8. Second, 5.8. 5.7। नहीं sir, 8. जो आइसोमर्स पॉसिबल्स होता है, वो कितने तरह के पॉसिबल्स आइसोमर्स हैं? जो मैंने आइसोमर्स पढ़ाया था थोड़ा सा, तो उसमें मैंने तो पढ़ाया था कि आइसोमर्स अलग अलग तरह के होते हैं। ऑप्टिकल आइसोमर्स, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, उसके बाद फर्दर इनकी डिविजन होता है, ट्रांसेस, अलग अलग तरह से, ठीक है। तो टाइप्स एक साथ हैं।
सबसे पहले अगर हम बात करें आइसोमर्स कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में दो तरह के मेन होते हैं इनको, स्टीरियो आइसोमेरिज्म एंड स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। ठीक है। उसके बाद yes sir. उसके बाद लिखिए स्ट्रक्चरल एंड स्टीरियो आइसोमेरिज्म। स्टीरियो आइसोमेरिज्म एंड स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। अब स्टीरियो आइसोमेरिज्म में दो तरह के होते हैं, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म एंड ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। स्टीरियो आइसोमेरिज्म को फर्दर दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म एंड ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म एंड ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। क्लियर? यस और नो? क्लियर? ठीक है। स्टीरियो आइसोमेरिज्म सर और दो पार्ट्स का ये दो पार्ट होते हैं, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म एंड ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। yes sir. और स्ट्रक्चरल इसका आंसर बोलते हैं, देखो स्टीरियो आइसोमेरिज्म और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, फिर उसके बाद स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म है अलग। उसके अंदर होते हैं लिंकेज आइसोमेरिज्म, कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म, आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म एंड सॉल्वेट आइसोमेरिज्म। yes sir. जबकि अच्छा लिख लो एक बारी, एग्जांपल्स भी लिख सकते हो तुम स्टीरियो आइसोमेरिज्म का, जैसे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में प्लैटिनम H3Cl2 हो गया, और इसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म लिखी होगी। उसके साथ साथ ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के एग्जांपल जो ऑप्टिकल पैनल का, जैसे ऑप्टिकल में जैसे आगे तुम्हारा कोबाल्ट EM3000। ओके, तो ये क्वेश्चन में टाइम लगेगा, तुम इसको बुक तो है ना तुम्हारे पास, yes sir. उसमें से तुम इसको लिख लेना, ठीक है, कौन कौन से एग्जाम्पल्स किसके गॉट इट। ठीक है ये क्वेश्चन आएगा नहीं एग्जाम में, बहुत मुश्किल है। किसी एक पर्टिकुलर को तो पूछ सकता है कि ये किसका एग्जाम्पल है, लेकिन ऐसे पूरे इतने सारों का नहीं पूछेगा। क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 5.20 में क्या जवाब होगा तुम्हारा?
बताइए क्या जवाब लिखोगे इसका। सर H2 है वो वीक लिगेंड है तो अनपेयर हो। इसमें अनपेयर्ड हो पाता है जिसकी वजह से डी ट्रांजिशन पॉसिबल होगा, जबकि निकेल में Ni2 पॉजिटिव होगा, तो पेयरिंग हो जाएगी। और इसका जवाब मैंने लिखवाया है शायद से तुम्हें ना, अभी तो लिखवाया है जवाब इसका। क्वेश्चन नंबर 19, 5.9, एक पैरामैग्नेटिक है दूसरा नहीं है, क्या जवाब होगा इसका। बोलो। हो गया वीक लिगेंड है, जिसकी वजह से अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रह जाएंगे, तो पैरामैग्नेटिक हो गया। Cn जो है वो स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, वो पेयर कर देगा, तो एक भी इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड नहीं रहेगा, तो वो डायमैग्नेटिक हो गया, बस खत्म। समझ आ रहा है। जी लिखो सर। इसका जवाब अपने वर्ड्स में जरा, मैं देखूं कैसे लिखते हो। ये मुझे पढ़ के सुनाओ। 5.19 का जवाब। ओके सर, इसका आंसर होगा सर NH3 वीक लिगेंड है और अनपेयर्ड है, इसीलिए पैरामैग्नेटिक। और CN जो है वो स्ट्रॉन्ग लिगेंड है और पेयर्ड हो गया, ऑल पेयर्ड हो तो डायमैग्नेटिक। That result in the pairing of electrons, and which result any unpaired electron. If there is unpaired electron, it is diamagnetic. Okay. Question number 5.17 का जवाब लिख दोगे। What is spectrochemical state? Explain the difference between a weak ligand and a strong ligand. Pairing कर पाए वो strong, जो नहीं नहीं कर पाए वो weak. What is crystal field theory? What is crystal field theory? What is crystal field splitting energy? और ये क्वेश्चन नंबर 5.18, क्वेश्चन नंबर 5.18 लिखो। 5.18 चलिए। क्रिस्टल field splitting energy।
क्या क्वेश्चन बोलो। yes sir. Yes. क्रिस्टल फील्ड stabilizing energy, इसको हम लोग बोलते हैं CFSE, is the gain in the energy achieved by professional fields of orbital by electron is usually less than or equal to 0 के बराबर होती है. When it is equal to 0, the complex is unstable. But 0 के बराबर होता है तो unstable होगा. The magnitude of CFSE depends on the number and nature of the ligands and the geometry of the complex. कंसीडर करो एक ऑक्टाहेड्रल शेप जिसमें D4 इलेक्ट्रॉन्स हैं. 3 इलेक्ट्रॉन्स नॉर्मल T2G लेवल पर आ जाएंगे. द फोर्थ इलेक्ट्रॉन विल एंटर्स इनटू द EG ऑर्बिटल अगर ये जो स्प्लिटिंग एनर्जी है वो कम है पेयरिंग एनर्जी से. ठीक है. Yes. यानी पेयरिंग एनर्जी ज्यादा है तो तो क्या होगा. तो मतलब अगले वाले ऑर्बिटल में जाएगा. फोर्थ इलेक्ट्रॉन विल एंटर इनटू लोअर T2G लेवल में ही जाएगा इफ स्प्लिटिंग एनर्जी इज ग्रेटर देन पेयरिंग एनर्जी. बात याद रखिएगा एक चीज से बच्चे कंफ्यूज कर जाते हैं कि पेयरिंग एनर्जी जब कम होगी ना तब पेयरिंग नहीं होती. पेयरिंग एनर्जी ज्यादा होती है तब पेयरिंग होती है. पेयरिंग एनर्जी कम होगी सॉरी जब पेयरिंग एनर्जी कम होती है तब पेयरिंग मतलब कम होती है तब पेयरिंग होती है. उल्टा है साहब. जब पेयरिंग एनर्जी ज्यादा होगी तब पेयरिंग नहीं होगी तब ऊपर वाला ऑर्बिट है. फिर मतलब जब पेयरिंग मतलब एनर्जी कम हो मतलब तब अगेंस्ट पेयरिंग हो. अगेंस्ट मानते हैं कि पेयरिंग एनर्जी जो है वो अगेंस्ट पेयरिंग मतलब पेयरिंग नहीं चाहती. तो जब पेयरिंग एनर्जी ज्यादा होगी तो पेयरिंग नहीं चाहता. मतलब हर एक चीज चाहता है कि भाई पेयरिंग में क्यों हो. तो वो चाह रहा है कि पेयरिंग में ना रहने वाली एनर्जी. पेयरिंग एनर्जी मतलब यहाँ पे समझ लो कि पेयरिंग में ना रहने वाला की एनर्जी ज्यादा तो पेयरिंग नहीं. और अगर पेयरिंग एनर्जी Yes. कम है यानी पेयरिंग ना चाहने वाले की कीमत कम है तो फिर मजबूरी में पेयरिंग हो जाएगी. उल्टा है Yes. इसमें. देख लो इसे. Yes. Hmm. जब ये लिख दो हो जाए तो लिख कर देना. ठीक है. Okay, sir. Okay, sir. Okay. We're done.
डन।